2019 में हमारी एक भी सीट नहीं आई थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने 31 सीटें विधानसभा के चुनाव में जीती और अब की बार तो परिणाम उससे बहुत बेहतर हैं। क्या हम कैप्टन यादव को भी चुनावी मैदान में देख सकते हैं, मतलब आप भी और वो भी? देखिए, इस बात का फैसला तो कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड करेगा कि भाई किसको चुनाव लड़वाना है, किसको नहीं। आपकी पत्नी अनुष्का की हम बात करें, लालू यादव की बेटी हैं वो, उनके भी खून में राजनीति है। कभी तो ऐसी कोई मंशा नहीं है हमारी, मतलब मेरे अलावा किसी का चुनाव लड़ने का। पर कांग्रेस पार्टी में मनभेद नहीं है, मतभेद किसी के भी हो सकते हैं। राजनीतिक रूप से हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। राव इंद्रजीत जी लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं अपनी सरकार के ऊपर। राव नरबीर जी, उनका आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 साल में जितना भ्रष्टाचार हुआ आज से पहले कभी नहीं हुआ। रेवाड़ी के लोगों को क्या मिला? रेवाड़ी के लोगों को भ्रष्टाचार मिला, बेरोजगारी मिली, महंगाई मिली। एम्स के अंदर मुझे लगता है मेरे से ज्यादा मुखर कोई नहीं हुआ। 9 साल बीत जाने के बाद भी आज उसकी ओपीडी स्टार्ट नहीं होती। वहां के लोग लगातार इस बात को मांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये श्रेय की होड़ थी सरकार की और राव इंद्रजीत जी की, जिस वजह से लोग पिसे। मेरे पिता 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। हमारी सबकी इच्छा रहती है कि हमारे जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए समर्पित हैं, जो लोगों के लिए काम कर सकते हैं, उनको टिकट मिले। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तो ये रहेगा जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोगों के बीच में रहते हैं, जो लोगों के मुद्दे उठाते हैं, उस तरीके से सही व्यक्ति को टिकट पार्टी की तरफ से मिलना चाहिए। और यही लड़ाई हम लोगों की हमेशा रही है। पर मुझे लगता है सबसे ज़रूरी आज ये है कि हमारा जो भाई है सोनू सरपंच, उसको न्याय मिले, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। जिन लोगों ने उसके साथ ये अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बीजेपी प्रचार तो बहुत बड़ा बड़ा करती है गौ माता का, पर सबसे ज़्यादा अगर प्लास्टिक कहीं खा रही है तो हमारी गौ माता हमारे शहर में खा रही है। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। एनजेपी हरियाणा पर आज हमारे साथ मौजूद हैं रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव। चिरंजीव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो एनजेपी हरियाणा का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आपने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। उसी सिलसिले में आज चिरंजीव जी से बात करते हैं, रेवाड़ी की राजनीति पर बात करते हैं, हरियाणा की राजनीति पर बात करते हैं और उनकी कैसी तैयारी चल रही है, साथ ही उनकी पार्टी की कैसी तैयारी चल रही है, सभी तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। चिरंजीव जी, सबसे पहला सवाल यही होगा कि आपकी चुनावी तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, आप जानते हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति की जो चुनावी तैयारी है वो पूरे 5 साल चलती है। और ख़ास तौर पे अभी क्योंकि लोकसभा चुनाव हुए थे, तो मुझे लगता है सारे राजनीतिक दल हैं वो इलेक्शन मोड में लोकसभा चुनाव के बाद आ गए। पर मुझे लगता है कि एक राजनीतिक व्यक्ति हमेशा लोगों के बीच में रहता है, उनके मुद्दों को उठाता है। और मुझे लगता है कि आज के समय में जो राजनीति का में हम सब लोगों को 24 घंटे लोगों के बीच में रह के उनके सुख दुख में रहना चाहिए। और यही मुझे लगता है हमारी पृष्ठभूमि रही है। मेरे दादाजी हमेशा लोगों के बीच में रहे, मेरे पिता कैप्टन अजय यादव हमेशा लोगों के बीच में रहे। और मेरी भी प्राथमिकता ये रही कि लोगों के बीच में रह के उनके हकों की आवाज़ उठाएं, उनके लिए जितना हो सके विकास करें। और उस तरह के हमारे जो कार्यक्रम हैं वो लगातार चलते रहते हैं। और अब क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं तो अब और ज़्यादा उसको हम तेज़ी ला रहे हैं उन कार्यक्रमों के अंदर। और मेरी ये कोशिश है कि आने वाले 10-15 दिन के अंदर हमारे जितने भी गाँव हैं उनको हम कवर कर लें। लोकसभा चुनाव में जैसा आपकी पार्टी का प्रदर्शन रहा, 5-5 सीटें आई हैं दोनों पार्टी की, कांग्रेस और भाजपा की। तो उसके बाद कांग्रेस में अब जो टिकटार्थी है उनकी लाइन काफी लंबी है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपके पिता कैप्टन यादव भी अहिरवाल में अपने समर्थकों को अधिक से अधिक टिकट दिलाने की पैरवी करेंगे। देखिए, वो तो मुझे लगता है हर राजनीतिक व्यक्ति जो इतनी बार रह जाए, विधायक रह जाए। मेरे पिता 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। हमारी सबकी इच्छा रहती है कि हमारे जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए समर्पित हैं, जो लोगों के लिए काम कर सकते हैं, उनको टिकट मिले। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तो ये रहेगा जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोगों के बीच में रहते हैं, जो लोगों के मुद्दे उठाते हैं, उस तरीके से सही व्यक्ति को टिकट पार्टी की तरफ से मिलना चाहिए। और यही लड़ाई हम लोगों की हमेशा रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ा है। 2019 में हमारी एक भी सीट नहीं आई थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने 31 सीटें विधानसभा के चुनाव में जीती। और अब की बार तो परिणाम उससे बहुत बेहतर हैं। हम लोगों ने 10 में से 5 सीटें जीती हैं और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। और ये तो मुझे लगता है एक अच्छी बात है अगर कांग्रेस पार्टी के लोगों की जो सीट के लिए लोग अगर ज़्यादा आगे आ रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, उनकी नीतियां मजबूत होगी,
हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी मजबूत होंगे। क्या हम कैप्टन यादव को भी चुनावी मैदान में देख सकते हैं, मतलब आप भी और वो भी? देखिए, इस बात का फैसला तो कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड करेगा कि भाई किसको चुनाव लड़वाना है, किसको नहीं। और मुझे लगता है हमारी प्राथमिकता ये नहीं केवल मात्र रेवाड़ी की हो, हमारी ये कोशिश है कि बावल भी हम लोग जीतें, पटौदी हम जीतें, बादशाहपुर और गुड़गांव की सीट, सोहना की सीट। हमारी कोशिश ये रहेगी कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होए। मेरे पिता ने क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ा है, हर जगह हमारे लोग हैं, तो हमारी कोशिश, हमारी प्राथमिकता ये है कि आज इस सरकार को सत्ता से हटाया जाए जिन्होंने पिछले 9.5-10 साल के अंदर लोगों के लिए विकास नहीं किया। तो मुझे लगता है आज प्राथमिकता ये है कि कांग्रेस पार्टी को वापस लाया जाए ताकि जो विकास की डोर रुक गई थी उसको एक बार फिर ट्रैक पे हुआ है। चुनाव कौन लड़ेगा ये फैसला तो हाईकमान करेगा, लेकिन आपके परिवार में या अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों की इच्छा है कि आपके परिवार में आपके अलावा कोई दूसरा चेहरा है, जैसे कैप्टन यादव है या आपकी पत्नी अनुष्का की हम बात करें, लालू यादव की बेटी हैं वो, उनके भी खून में राजनीति है, तो क्या ये सब हो सकता है? देख, अभी तो ऐसी कोई मंशा नहीं है हमारी, मतलब मेरे अलावा किसी का चुनाव लड़ने का, और ये तो आने वाला समय बताता है। अगर पार्टी की तरफ से होगा, हमारी कोई इच्छा नहीं है दूसरा कोई चुनाव लड़े। अगर पार्टी को लगता होगा कि कहीं से अगर कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं मिलता, वहाँ पार्टी को लगता है कि भाई आप जाकर चुनाव लड़े, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम गुटबाजी की बात करते हैं तो कांग्रेस में गुटबाजी सबके सामने है। अगर अभी हम यात्राएं देखें तो एक समय पर दो दो यात्राएं निकाली जा रही हैं, एक तरफ हुड्डा गुट की हरियाणा मांगे हिसाब और दूसरी तरफ शैलजा गुट की संदेश यात्रा। आप अपने आप को किसका हिस्सा मानते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम हो, चाहे शैलजा जी अपना कार्यक्रम जो कर रही हैं, सबकी कोशिश यही है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होए। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने का काम कर रहा है, तो वो राहुल जी को मजबूत कर रहा है, खड़गे जी को मजबूत कर रहा है, सोनिया जी को मजबूत कर रहा है। और जहाँ तक बात गुटबाजी की है, हमारी पार्टी में मैं ये नहीं कहूँगा कि गुटबाजी तो एक अलग चीज़ होगी, मनभेद, मतभेद हो जाते हैं कईयों के अंदर, पर कांग्रेस पार्टी में मनभेद नहीं है। मतभेद किसी के भी हो सकते हैं, राजनीतिक रूप से हर व्यक्ति चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ। पर आप बीजेपी में अगर उसके बिल्कुल विपरीत देखेंगे, उनमें बहुत सारे नेता हैं जो एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी करते हैं। राव इंद्रजीत जी लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं अपनी सरकार के ऊपर। इनके अपने मंत्री हैं राव नरबीर जी, उनका आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 5 साल में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। इनके अपने बहुत सारे नेता हैं, चाहे आपके चौधरी विंदर सिंह जो इनकी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी के अंदर आए, और भी अनेक नेता। आपने अनिल विज जी का देखा होगा जिन्होंने ये कहा था कि भाई हम तो डूबेंगे, आपको भी साथ ले डूबेंगे। तो ये क्या दर्शाता है कि इनकी पार्टी के अंदर कितनी ज्यादा गुटबाजी है, और ये तो खुल के बाहर निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा परिवार है, और परिवार के अंदर हर व्यक्ति की कोशिश ये रहती है कि परिवार मजबूत होए। अगर परिवार का हर व्यक्ति परिवार को आगे बढ़ाने के अंदर अपना सहयोग कर रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये तो अच्छी बात है। अभी आपने राव नरबीर और राव इंद्रजीत सिंह की बात की, वो गुरुग्राम में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अभी कुछ दिन पहले ही इको ग्रीन की कंपनी पर 300 करोड़ के भुगतान को लेकर काफी गंभीर सवाल उठाए थे। तो ये काम ऐसा नहीं है जो विपक्ष का था, जो खुद सत्ता पक्ष के नेता कर रहे हैं, करना तो विपक्ष को चाहिए था। देखिए, हम लोग तो लगातार इस बात को उठा रहे थे कि भारी भ्रष्टाचार बीजेपी के अंदर है। मैंने तो खुद कितनी बार प्रदर्शन इसके ऊपर किए, चाहे नगर परिषद के अंदर घोटाला हो, चाहे आपका कोऑपरेटिव महकमे का घोटाला हो, नौकरियों के मामले में भारी भ्रष्टाचार है। हम तो इसकी आवाज लगातार उठा रहे हैं, पर हमारी जो बात थी, जो हम कह रहे थे लगातार, उसको कहीं ना कहीं इन लोगों ने प्रमाणित करने का काम किया है। इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचार है। अगर हम कहें भ्रष्टाचार है, तो हो सकता है कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि विपक्ष का व्यक्ति है, इनका तो काम ही है ये कहना कि भाई सरकार ने काम नहीं किया या भ्रष्टाचार है। आज बीजेपी के अपने नेता है, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार है। राव इंद्रजीत जी अगर ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, इसका मतलब है वो सत्ता के अंदर है, आज वो इनके केंद्र के अंदर मंत्री हैं। अगर वो इस बात को कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार है। अगर राव नरबीर जी इस बात को कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ है, इतना भ्रष्टाचार जैसा कि उन्होंने कहा प्रदेश के इतिहास में आज से पहले कभी नहीं हुआ, इससे बड़ा आरोप क्या होगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, रेवाड़ी के अनेकों नेता हैं जो ये खुद कह रहे हैं, जो बीजेपी में है, जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के राज के अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इससे तो फिर कांग्रेस को तो फायदा होगा चुनाव में। देखिए, फायदा और नुकसान तो अलग बात है कोमल जी। सबसे जरूरी इस बात में सोचने की यह है कि रेवाड़ी के लोगों को क्या मिला। रेवाड़ी के लोगों को भ्रष्टाचार मिला, बेरोजगारी मिली, महंगाई मिली।
आज के समय में जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, आपकी अपनी नगर परिषद की चेयरमैन है, उसके बावजूद भी शहर के किसी भी कोने में चले जाएंगे, आपको गंदगी के ढेर नजर आएंगे, टूटी सड़कें नजर आएंगी, आपको सीवर ओवरफ्लो नजर आएगा। कल मुझे बहुत ज्यादा दुख भी हो रहा था और मुझे लग रहा था कि ये कैसी सरकार है। कल मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, उससे पहले हमने हमारे 5 साल के कार्यकाल में जो इनकी मशीन है सफाई करने वाली, सुपर सॉपर जो है, उसको आज तक नहीं देखा था। कल वो रोडों पर चलती हुई नजर आ रही थी। कल हम लोगों ने देखा कि सारी स्ट्रीट लाइटें शहरों के दिन में चल रही थी, जो हमने कभी रात में चलती हुई नहीं देखी। शहर की सफाई हो रही थी, चार चौकंद उसको कर रहे थे, शहर के साथ जितनी भी झाड़ियां उनको काटा जा रहा था, रोडें ठीक हो रही थी। तो ये क्या बता रहा है कि जब आप 5 साल लोगों के लिए काम ना करके आज मुख्यमंत्री आ रहा है तो आप शहर को चमका रहे हैं, तो आप ये काम 5 साल भी कर सकते हैं। पर एज अ विधायक जब आप लोगों के बीच जाएंगे अब चुनाव प्रचार के लिए, ये सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे, प्रतिनिधित्व तो आप कर रहे हैं। मेरा जो चुनाव के लोगों ने भेजा था, मेरा काम था विपक्ष के अंदर लोगों की आवाज को उठाना। उसको हमने लगातार उठाया, चाहे एम्स का मुद्दा हो। एम्स के अंदर मुझे लगता है मेरे से ज्यादा मुखर कोई नहीं हुआ। हमने उसकी आवाज लगातार उठाई और मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जीत इस इलाके के लोगों की हुई। अगर उसके अंदर अगर मेरी 1% भी आहुति उसके अंदर डाली गई तो मैं उसको अपनी जीत मानता हूँ। हम लोगों ने लगातार आवाज उठाई कि भ्रष्टाचार यहाँ शहर के अंदर है। हमने लगातार आवाज उठाई कि आपके मसानी बराज के अंदर ही गंदा पानी छोड़ने जा रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने कहा था हम उसको टूरिस्ट हब बनाएंगे। जो औद्योगिक आपकी भिवाड़ी है, वहां से जो गंदा पानी आ रहा है लगातार, उसकी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। दिल्ली रोड पे जो सारी सड़कें टूटी पड़ी थी उसकी हमने आवाज उठाई। मेरा जो लोगों ने यहाँ से बनाने का काम था कि सरकार को हम लगातार जगाएं, किसी भी व्यक्ति को अगर कहीं दुख तकलीफ हो रही है तो उसकी बात को हम सरकार तक पहुंचाए। मैं एक माध्यम था लोगों का, उनकी बात को पहुंचाने का। आप देखिए, मैं लगता है मुझे इस बात की संतुष्टि भी है कि पिछले 5 साल में कोई मेरा ऐसा गांव नहीं है जिसमें मैंने ग्रांट देने का काम ना किया हो। एक विधायक होने के नाते सरकार की तरफ से जो हमें मदद मिली उसको हमने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करी, चाहे ग्रांट के रूप में हो चाहे किसी और रूप में हो। पर मुझे इस बात का दुख है कि सरकार को जो काम करना था वो उसको नहीं कर पाई। नई कोई उद्योग यहाँ पर नहीं लेके आए, नया कोई कॉलेज यहाँ पर नहीं आया, नया यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं आया, यहाँ बस स्टैंड यहाँ से शिफ्ट नहीं हुआ। आज ब्रास मार्केट की हालत आप देखिए कितनी ज़्यादा, एक औद्योगिक हमारी एक अच्छी मार्केट है जिसके हालात आज बद से बदतर होते जा रहे हैं। शहर में कितना अतिक्रमण है। तो ये काम तो सत्ता के लोगों का था, सरकार के लोगों का था, उनको करना चाहिए था। आज बीजेपी के लोग हैं, आज जगह जगह जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शहर में विकास नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं, आप किस आधार पे बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं जब आप 5 साल सरकार में रहते हुए काम नहीं करा पाए। आज तो आपके हालात बहुत खराब है, आप अगर विपक्ष में होंगे तो आप क्या काम कराएंगे। जब सत्ता में आप लोगों ने 10 साल मलाई खाई तब तो आप लोगों ने काम किए नहीं। आज जब सत्ता से विहीन बीजेपी हो रही है तब आप लोग टिकट बीजेपी में मांग रहे हैं। मुझे लगता है ऐसे व्यक्तियों से भी लोगों को पूछना चाहिए, भाई तुम 10 साल कहाँ थे। ये लोग तो काम बताते हैं ना। अभी आपने एम्स का कहा, एम्स का श्रेय तो राव इंद्रजीत को देते हैं पार्टी की, भाजपा ने कराया है, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सबसे ज्यादा पैरवी करी है, तब एम्स आया है यहाँ कोमल पर। जी, 2015 में एक घोषणा होती है कि रेवाड़ी के अंदर एम्स बनेगा, उसके बाद 4 साल निकल जाते हैं, कुछ उसमें नहीं होता है। 2019 को चुनाव आते हैं, प्रधानमंत्री उसकी घोषणा करते हैं चुनाव में। हमें लगता है कि भाई अब तो प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, अब शायद इसमें कुछ हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 साल बीत जाते हैं, 2024 आ जाता है। 2024 आते आते भी उसका काम पूरा नहीं होता। जिस काम का कार्यकाल 1.5-2 साल में पूरा हो जाना चाहिए था, उसका काम शुरू करने में 9 साल निकाल दिए। आप देखो आज ये जो एम्स है ये जो नहीं बन पाया, इसकी वजह से कितने लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कतें हुई जब कोविड आया। अगर मेडिकल कॉलेज माजरा शुराज में बन जाता है, इसका फायदा किसको होता? यहाँ के लोगों को होता। जो लोगों को कोरोना के दौरान बेड नहीं मिल पाए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाए, किसी को वेंटिलेटर नहीं मिल पाए, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि यहाँ इन्होंने जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज थी वो इम्प्रूव नहीं की। हम लोगों ने माजरा शुराज के अंदर इनको जगह लेकर दे दी थी कि यहाँ आप लोग उसको बनाएं, पर उसको इन्होंने नहीं किया। 9 साल बीत जाने के बाद भी आज उसकी ओपीडी स्टार्ट नहीं होती। वहां के लोग लगातार इस बात को मांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये श्रेय की होड़ थी सरकार की और राव इंद्रजीत जी की, जिस वजह से लोग पिसे। 9 साल लग गए एक चीज को आने में,
जो पता नहीं कब बनेगी। अब अभी रेवाड़ी शहर में एक और समस्या है बाड़ावास फाटक की, काफी लंबे समय से चली आ रही है। कुछ लोगों को रास्ते की दिक्कत है, कुछ लोगों को दुकान टूट जाने की है, समाधान कोई नहीं है। आप विधायक हैं, समस्या कहाँ पर है और समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, उसमें सबसे बड़ी समस्या थी कि जो इनको रेलवे की तरफ से परमिशन नहीं मिल पाई। जिस दिन मैं वहां पर गया, जब लोगों ने बुलाया, तुरंत हम लोगों ने उसकी परमिशन दिलाई, उसका काम शुरू हो गया। वहां के लोग मुझे धन्यवाद करने भी आए और लगातार इस बात की हम लोगों ने आवाज उठाई थी कि आज उसकी वजह से कितने लोगों को वहां दुख तकलीफ है। ये समस्या रेवाड़ी की नहीं, बावल के भी बहुत गांव उधर लगते हैं जिनको समस्या होती है। अगर किसी को अगर दिक्कत हो जाए इलाज की, तो उसको कहाँ रामपुरा में से घूम के आना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको पूरा करना था इनको 2 साल में, जिसको करने में इन्होंने 10 साल लगा दिए। तो मुझे लगता है इन्होंने पिछले 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नहीं शहर का बढ़ाया। आप देखिए, आज शहर में सीवर ओवरफ्लो क्यों होता है? क्योंकि उन्हें नई पाइपलाइन डालने का काम नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को आज जो समस्या आज ये आ रही है। एडिशनल वाटर टैंक नहीं बनाया, जिसकी वजह से आज पीने के पानी की समस्या है। बस स्टैंड की जगह इनको हमने चिन्हित करके दे दी थी कि आप यहाँ बस स्टैंड बनाइए, उसके बनाने में इन्होंने 10 साल निकाल दिए। आज उसका काम इन्होंने शुरू नहीं किया। जब भी विधानसभा का सत्र आता है, मैं इसके बारे में बोलता हूँ, वहां थोड़ा काम होता है, फिर वो रुक जाता है। फिर विधानसभा का सत्र आता है, हम बोलते हैं, वहां से उनकी ये ऊपर से लाइन हटा देते हैं, फिर वो काम रुक जाता है। तो मेरा ये मानना है, आज धावड़ा का बस स्टैंड ना बन पाना, रेवाड़ी का बस स्टैंड ना बन पाना, आज जाम की समस्या होनी, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनकी इच्छा शक्ति नहीं रही काम करने की, या इन्होंने ये कोशिश करी भी किसी भी तरीके से विपक्ष के विधायक को हम काम ना करने दें। आज यही कारण है कि आज रेवाड़ी शहर के हालात खराब है। हम ये भी सुन रहे हैं कि राव नरबीर सिंह कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं और उनके अलावा भी कई बड़े नेता हैं जिनकी कांग्रेस में आने की बातें चल रही हैं। आप एक वरिष्ठ राजनीतिक हो चुके हैं, आपको समझ है राजनीति की काफी, आप क्या मानते हैं? देखिए, हम लगातार आज देख रहे हैं, आज मेरे जहाँ तक पता है, मोहित ग्रोवर, जिन्होंने पिछली बार गुड़गांव से चुनाव लड़ा था, दूसरे नंबर पे आए थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। 40 से ज़्यादा पूर्व विधायक, मंत्री कांग्रेस पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं और मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ रहा है। उसका बढ़ने का कारण यही है कि आज लोगों ने भी देख लिया है कि 10 सालों में इन लोगों ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, और नेता भी हैं जो कांग्रेस छोड़ के कोई वहां गया था, या जो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, उन्होंने देख लिया कि 10 साल में ये लोग केवल मात्र लोगों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। आज लोगों की आकांक्षाएं ये हैं कि कांग्रेस पार्टी को हम लेकर आए, जिस कांग्रेस पार्टी में लोगों ने रोजगार देखे थे। आप देखिए, हर साल सीएमआई का डाटा आता है जिसमें बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। स्पोर्ट्स के मामले में देखिए, इतने पदक हम लोग लेके आते हैं, उसके बावजूद भी हमें जो स्पोर्ट्स के लिए कोटा दिया जाता है, जो फैसिलिटी दी जाती है, उसके अंदर हमें कुछ नहीं मिलता है। मेरा जहाँ तक मानना है कि ये एक ऐसी सरकार रही जिसने हर वर्ग को दुखी करने का काम किया। फैमिली आईडी की वजह से लोग परेशान हुए, प्रॉपर्टी आईडी की वजह से लोग परेशान हुए। अब उन पे तो यू टर्न ले रहे हैं नायब सैनी। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो पहले जो काम किए गए वो ठीक नहीं किए गए। 9.5 साल लगातार इन्होंने वाहवाही की कि मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत अच्छा काम किया। फिर 9.5 साल बाद उनको बदल दिया जाता है कि नहीं, इन्होंने काम अच्छा नहीं किया, अब नायब सैनी जी आ जाते हैं। जो चीजें मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, उन सभी चीजों को इन्होंने बदला। सरपंचों की इन्होंने पावर ली, उसको इन्होंने वापस देने का काम किया। नंबरदार जो इन्होंने कहा था आगे हम नहीं करेंगे, कल ही मैं पढ़ रहा था, उसमें इन्होंने उसको वापस लेने का काम किया। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी का जिससे सबसे ज्यादा ये बखान करा करते थे, अब ये उसी के अंदर ये त्रुटियां बताते हैं, उसको ठीक करने की बात करते हैं। तो जहां तक बात यह है कि इन्होंने पिछले 10 सालों में लोगों के लिए कुछ नहीं किया, और जो घोषणाएं करी, अब उन घोषणाओं से वापस ये यू टर्न लेने का काम कर रहे हैं। अभी हम समापन की ओर बढ़ते हैं। रेवाड़ी में जो भाजपा के टिकटार्थी है उनकी काफी लंबी लाइन है। एक नाम केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव का भी है। इससे पहले भी हम कई बार राव परिवार का और आपके परिवार का आमना सामना देख चुके हैं, क्या इस बार भी देखेंगे? देखिए, मेरा जहां तक है कि ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, वो किसको टिकट देते हैं। और बीजेपी में आज दिक्कत ही है कि एक अनार है और 100 बीमार है। सब लोगों की इच्छा है चुनाव लड़ने की, पर मेरा ये मानना है पहले लोगों में बीच में जाकर इनको बताना चाहिए कि तुम 4.5 साल 5 साल कहाँ थे, जब लोगों को रोजगार नहीं मिले, जब शहर में अंबार लगा हुआ था, बेसहारा पशु की दिक्कत थी, सीवर ओवरफ्लो की दिक्कत थी, जब लोगों की टूटे सड़कें थी, फैमिली आईडी की वजह से परेशान थे, कोविड के दौरान जब लोगों को बेड नहीं मिल पाए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया, जब लोग
चक्कर काट रहे थे सिविल हॉस्पिटल के अंदर, किसी को दवाई नहीं मिल रही थी, किसी को इलाज नहीं मिल पा रहा था, तब ये लोग कहाँ थे? ये लोग तो सत्ता में थे। इनको बताना चाहिए कि हम 4.5 साल कहाँ थे। इनको पहले पब्लिक को अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है हरियाणा मांगे हिसाब, हम वही तो इनसे हिसाब मांग रहे हैं कि तुम हिसाब दो 9 साल का, 10 उस पे तो साल कह का रहे कि तुम्हें हम हिसाब देना पड़ेगा। देंगे। कब देंगे? हम तो यही तो वो मांग तो रहे कह हैं। रहे कि उनसे बोलो वो अपने 10 साल का हिसाब दे, फिर हम 10 दे साल का देंगे। मैंने तो आपको हिसाब दे ही दिया कोमल जी, जो मैंने आपको काम गिनवा दिए। और ये तो वो काम है जो बड़े काम है। उसके अलावा हम लोगों ने जो बिजली के कारखाने बनाए वो अलग हैं। जो हम लोगों ने आपके अनेकों ऐसे मिनी सेक्रेटेरिएट बनाने की बात हो, आपका कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने की बात हो, इतने काम हैं जो कि मैं सुबह बताना शुरू करूंगा तो शाम हो जाएगी। चलिए, ये मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे। आज आप अनाज मंडी में गए थे, सोनू सरपंच की उस हत्या के मामले में, वहां पे महापंचायत हो रही थी, वहां पर कुछ बहस हुई, शायद आपने कुछ बोला, फिर सामने से किसी ने कुछ बोला, क्या पूरा मामला? देखिए, मैंने वहां पर कुछ नहीं बोला था। वो तो उनकी तरफ से एक व्यक्ति ने, वो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें एक व्यक्ति कहीं भी भीड़ में कुछ भी बोल देता है। और मुझे लगता है उसके बाद जिन लोगों ने ये कार्यक्रम आपने किया शायद था, समर्थन की बात की मैंने थी और समर्थन सामने की से बात आपके की थी। पिता के किसी कमेंट पर कुछ बात आई थी। वो जो लोग थे जिन्होंने वो पंचायत की थी, मेरे घर पे अभी आए थे कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने वो कहा था। कई लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर इस तरह की चीजें कर देते हैं, पर मुझे लगता है सबसे जरूरी आज ये है कि हमारा जो भाई है सोनू सरपंच, उसको न्याय मिले, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। जिन लोगों ने उसके साथ ये अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और उसके साथ साथ हमने ये मांग रखी है कि एक जगह सुनिश्चित करें जहां उसकी प्रतिमा लगाई जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो कि गौ माता को सिर्फ कहने के लिए माता ना माना जाए, उसकी सेवा की जाए। हम आए दिन देखते हैं शहर के अंदर बीजेपी प्रचार तो बहुत बड़ा बड़ा करती है गौ माता का, पर सबसे ज्यादा अगर प्लास्टिक कहीं खा रही है तो हमारी गौ माता हमारे शहर में खा रही है। तो इनकी करनी और कथनी का जो अंतर है वो हम स्वयं देख रहे हैं। जी, धन्यवाद चिरंजीव जी, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।